ज़रियाब की बात ने मोमिन की अना पर कारी ज़रब लगाई थी। वो बिलबिला उठा था। नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं, वो जवाबन धाड़ा। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं? ज़रियाब ने उसे खूनखार नज़रों से देखते कहा, क्योंकि बहन मेरी मरी है। उसकी इस बात पर जिरगा बिल्कुल मुत्तफिक था। इसलिए ज़रियाब की लाख कोशिशों और मिन्नतों को नज़रअंदाज किए वफ़ा को मोमिन के हवाले करने का ही फैसला हुआ। मोमिन, ये तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर, वरना बहुत पछताएगा तू। असफंद वफ़ा की तरफ से इनकार सुनकर फ़ौरन मोमिन की तरफ भाग कर आया था कि उसे आने वाले पछतावों से बचा सके, मगर मोमिन अपनी बात पर अड़ा हुआ था। असफंद यार खान, एक और लफ्ज़, मतलब एक और लफ्ज़ नहीं। मोमिन ने तंबीही नज़रों से उसे तंबीह की। मोमिन, एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। और उसने उसका बाजू पकड़े हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, मगर मोमिन झटके से वो बाजू छुड़ा चुका था और गुस्से से धाड़ा, बस कर दे। सब जानता हूँ मैं उजाला, सब जानता हूँ मैं। उजाला अब तेरी बहन नहीं है, इसलिए तू ये सब कह रहा है। अगर यही सब तेरी बहन के साथ हुआ होता ना, तब तुझसे पूछता मैं। मोमिन की इतनी सख्त बात पर असफंद यार सख्ते की जद में आ गया। वो कब सोच सकता था कि मोमिन भी उससे कोई ऐसी बात कर सकता है। उजाला उसकी भी तो बहन थी। क्या हुआ जो उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन उसकी बहन जैसी तो थी। वो तो उसके बारे में ऐसा सोच भी ना सकता था। लफ्ज़ सारे जैसे कहीं खो गए थे। चौंका तो वो तब जब उन दोनों का निकाह शुरू हुआ। वफ़ा की तरफ से निकाह कबूल हो चुका था, अब मोमिन की बारी थी। मोमिन खान वल्द साकिब खान, क्या आपको वफ़ा खान वल्द ताहिर खान से निकाह बएवज़ हक महर 5 लाख मंजूर है? इससे पहले कि मोमिन कबूल है कहता, असफंद यार फिर से एक दफ़ा मोमिन के कान में झुककर कहने लगा, मोमिन बस एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। मुझे वफ़ा के बारे में तुम्हें कुछ बताना है कि वफ़ा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी। जस्ट शट अप असफंद, स्टे अवे फ्रॉम मी। कबूल है, 3 दफ़ा कहते उसने ज़रियाब को तमस्कराना नज़रों से देखा। इससे पहले कि असफंद मोमिन को बताता कि वफ़ा ही गुलरोख है, मोमिन ने धाड़ कर उसे चुप करवा दिया, जिस पर असफंद लब भींच कर रह गया। वैसे भी मोमिन का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था कि कैसे ज़रियाब ने मोमिन की जगह असफंद यार का नाम ले लिया। ये बात उसकी अना पर कोड़े की तरह लगी थी, जिसका गुस्सा वो असफंद पर निकाले जा रहा था। मगर असफंद की बात ना सुनकर वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर चुका था। असफंद यार का दिल तकरीबन बंद होने के करीब था। खुद पर जब्र करके वफ़ा को मोमिन के हवाले वो कर तो सकता था, मगर उस पर किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सुर्ख आंखों समेत आसमान की तरफ एक निगाह डाली और अपने रब से दुआ की कि अब उसकी दुआ कितनी कबूलियत का दर्जा पाती है, ये तो वही बेहतर जानता था। लाले, तुम्हें बेगुनाह साबित ना किया तो मुझे अपनी बहन मत कहना, ये वादा है मेरा। मैं अगर मर भी गई तो भी लौटूंगी, या गाजी बनकर, लेकिन आना मुझे तुम्हारे पास ही है। बस एक बात कहूँगी, मुझ पर यकीन रखना। इतना कहते ही वो ज़ोर से उसके गले लगी। ज़रियाब ने भी उसे खुद से लगाया था, जैसे उससे उसकी कोई कीमती चीज़ छिन जाने का डर हो उसे, और वो उसे छोड़ना ना चाहता हो। वफ़ा ने ज़बरदस्ती खुद को उससे अलग किया और ताहिर साहब के गले लगी। बाबा रोएं तो मत, आज आपकी बेटी की रुखसती है। उसने ताहिर साहब के आंसू साफ किए उसने ताहिर साहब के आंसू साफ करते हुए कहा, हंसकर रुखसत करें मुझे, क्योंकि मैं रोने नहीं रुलाने जा रही हूँ। उसने रोते रोते हंसकर एक आंख मारते कहा तो बहती आंखों से अपनी बेटी के तसल्ली देने के अंदाज पर वो मुस्कुरा दिए। बाबा, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, फिक्र मत करें। आपके पास अपनी जान छोड़कर जा रही हूँ, बस उसकी हिफाजत कीजिएगा। वफ़ा ने ज़रियाब को नज़रों में रख कर कहा। पीछे साकिब साहब ने उसको हाथ से खींचते उनसे अलग किया और गाड़ी में पटका। आज पता चला उन्हें कि उनकी बेटी वाकई बड़ी हो गई, और फिर देखते ही देखते वो वफ़ा खान से वफ़ा मोमिन खान बनकर ज़बरदस्ती ही सही खान हवेली घसीटती चली गई। तीनों गाड़ियां एक कतार में खान हवेली के आगे आकर रुकी थी, जिनमें से एक से मोमिन, दूसरी से असफंद और तीसरी से साकिब वफ़ा खान को खींचते हुए निकले, जिसने अपनी चादर को मुट्ठी से पकड़े अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मोमिन तो किसी को देखे बगैर नाक की सीध में चलता अपने कमरे में बंद हो गया। उसे तो अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो करने क्या गया था और कर क्या आया था? वो तो ज़रियाब को मारने गया था, तो फिर उसकी बहन को कैसे लेकर आ गया? सब सही चल रहा था, फिर ज़रियाब का उसे गुस्सा दिलाना और उसका गुस्से में आकर उसकी बहन डिमांड करना, सब कुछ गलत हो गया था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था। पीछे साकिब साहब ने वफ़ा को लाकर शहनाज बेगम के कदमों में पटका। ये कौन है साकिब साहब, और मोमिन इतने गुस्से में क्यों गया है? शहनाज बेगम को जो हालात नज़र आ रहे थे वो सोचना भी नहीं चाहती थी।
उन्होंने वन्नी में अपनी बहन दे दी है, अब इसके साथ जो सलूक करना है वो आप पर मुनहसर है, मगर ये बात याद रखिएगा कि ये हमारी बेटी के नीच कातिल की बहन है, इसकी औकात इस हवेली के मुलाजमीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सर्द लहजे में शहनाज बेगम को वार्न किया और अपने कमरे में चले गए। पीछे उनके दोनों भाई इब्राहिम और नासिर साहब तासुफ से सर हिलाते रह गए। पता नहीं ये भाई उनका किस पर चला गया था, वो दोनों तो बहुत रहमदिल थे। मेरा लाला कातिल नहीं है। अपने भाई के बारे में इतने घटिया अल्फाज सुनकर उसकी बस हो चुकी थी। वो खुद पर तो बात सुन सकती थी मगर अपने जुड़वा भाई पर कभी नहीं। आखिर जब्त करते करते बोल ही पड़ी, क्या कहा? एक तो हमारी बेटी खा गई, ऊपर से बकवास करती है। इस्मत बेगम ने पीछे से आकर उसके बाल दबोचते हुए उसे खड़ा किया और मुंह पे थप्पड़ रसीद किया। चटाक, उसका नाजुक गाल सनसना उठा, दिमाग सुन्न हो गया था, आंसू बिखरते चले गए। बोल बोल, अपने मुंह से बोल के तेरा भाई बेगैरत है जो दूसरों की इज्जत पर नजर डालता है। बस बहुत हो गया, बहुत कह लिया आपने, बहुत सुन लिया मैंने। उसने इस्मत बेगम के हाथ पर हाथ रखकर, जिस पर से उन्होंने उसके बाल दबोचे हुए थे, पीछे हटाने की कोशिश की। मैं पहले भी कह चुकी थी और अब भी कह रही हूँ, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है वो। अगर अब आपने एक लफ्ज़ भी गलत मेरे भाई के खिलाफ कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। क्या कर लोगी तुम? हाँ बोलो, क्या कर लोगी? एक तो तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बेटी को मार डाला, ऊपर से तुम हमें तेवर दिखा रही हो। शहनाज बेगम ने उसका रुख अपनी तरफ पलटकर दो चार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़े। वफा का मुंह पूरी तरह सूज चुका था, बल्कि एक तरफ से होंठ फट चुका था। बाल खींचे जाने की वजह से उलझ गए थे। मुकम्मल वो एक काबिल रहम हालत में पहुंच चुकी थी। इस्मत और शहनाज बेगम ने उसे धंक कर रख दिया था, मगर उसके लबों पर एक ही बात जारी थी कि उसका भाई बेकसूर है, जो उन दोनों को तैश दिला रहा था, बल्कि इजाफा करता जा रहा था तैश में उनके। नईमा बेगम से और ना देखा गया तो फौरन वफा के आगे आ गई और उसे अपनी नर्म आगोश में छुपा लिया। क्या कर रही हैं आप शहनाज? इस्मत बस कर दें, मार देंगी क्या इसे? उन्होंने अपनी देवरानियों को रोका जो वफा की जान लेने के दरपे थी। उन्हें किसी भी तरह ना रुकता देख उमर फौरन आगे आया और उन दोनों को पकड़कर पीछे किया। क्या हो गया आप दोनों को? कुछ तो खौफ खुदा करे, वो भी इंसान है। उमर को उन दोनों पर अफसोस हुआ जो खुदा का खौफ भुलाए उस बेकसूर को अजियत में मुब्तला कर रही थी, और नाजिया शाजिया जो ये देखकर एंजॉय कर रही थी। उमर ने डांट कर उन दोनों को भी उनके कमरे में भेजा। उसे अपनी दोनों बहनों पर भी अफसोस हुआ जो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। नईमा बेगम बहुत मुश्किल से वफा को मोमिन के कमरे में छोड़ कर आए। आपने मुझे उनसे बचाया क्यों? नईमा बेगम जो कि वफा को बेड पर सही तरीके से बिठा रही थी, उसकी बात पर चौंकी। अब उसे क्या बताती कि वो तो उनके लाडले इकलौते बेटे की पसंद थी, फिर वो उसे क्यों पसंद न करती? मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं समझ गई, आप असवंत की मामा है ना? उसके इतने सही अंदाजे पर वो हैरान हुई थी। हैरान मत हो, उसने अपने जख्मी लब से खून साफ करते कहा। इस हवेली में आने से पहले मुझे रहम की उम्मीद सिर्फ दो लोगों से, एक असफंद और एक उसकी माँ से। मैं किसी को फर्स्ट एड बॉक्स देकर भिजवाती हूँ। वो कुछ देर तो उसे नम आंखों से देखती रही थी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो बमुश्किल बोलते हुए बाहर चली गई। पीछे वो जख्मों से चूर अपने लब भींच कर रह गई। मोमिन जो वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था, फ्रेश होकर बाहर निकला तो अपने कमरे में एक वजूद का इजाफा देख उसके माथे पर तेवरी चढ़ी। वो उसकी तरफ बढ़ा और ऐन उसके मुकाबिल आया। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, सामने वजूद के चेहरे पर नजरें पड़ते ही वो सुन सा रह गया। इससे पहले कि वो उसे खरी खरी सुनाता, उसका लाल सूजा चेहरा देख कर रुका। नजरें होठों से होती हुई नाक तक गईं, नाक से नथ तक, हीरे की नथ आंखों तक। आंखों पर आकर नजरें उसकी थम चुकी थीं। उसका एक एक नक्श गुलरोख से चुराया हुआ था। तो क्या ये गुलरोख थी? और यहाँ आते ही उसकी सांस सीने में अटक गई। वफा भी मोमिन को सामने पाकर उठकर उसके मुकाबिल आ गई और उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें डाले देखने लगी। यूं लगता था जैसे अभी उसकी आंखों से खून छलक पड़ेगा। दोनों ही पलक झपकने से कासिर थे, जैसे अगर किसी एक ने भी पलक झपकी तो गुनाह हो जाएगा। गुलरोख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? किसने किया ये तुम्हारे साथ? उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर गुस्से से लब भींचते कहा। उसे बेड पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। अरे वाह, जख्म भी खुद देते हो और फिर मरहम भी खुद ही रखते हो। ये कौन सी तर्ज है मसीहाई की? वफा की कुर्बनाक आवाज़ ने कमरे का सख्ता तोड़ा और मोमिन के हाथ उसके चेहरे पर मरहम रखते ठिठक गए।
कैसी बातें कर रही हो? उसने झुंझलाते हुए कहा। मैं कैसी बातें कर रही हूँ जो तुम समझना नहीं चाहते? वफा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जिस पर मोमिन उसे माथे पर बल डाले देखने लगा। गौर से देखो, पहचाना नहीं मुझे? कौन हूँ मैं? वफा ने उसे एक आईब्राउ तंजिया उचकाते हुए देखते कहा। उसका लहजा और उसकी आंखें मोमिन को ऐसी बात समझाने की कोशिश कर रही थीं जो समझना नहीं चाहता था वो। एकदम दुनिया जहान की हैरत उमड़ आई थी उस आंखों में। तुम तुम ज़रियाब की? इससे आगे मोमिन से बोला नहीं गया। हाँ, मैं ही वो ज़रियाब की बदबख्त बहन हूँ जिसे तुम वन्नी में लाए। वफा ही जानती थी कि उसने ये लफ्ज़ अपने मुंह से कैसे अदा किए। मोमिन झटके से पीछे हुआ, जैसे किसी अछूत को छू लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे हो सकती हो उसकी बहन? उसकी बहन का नाम तो वफा था। वफा मेरा ही दूसरा नाम है मोमिन। उसने तमस्कराना अंदाज अपनाते हुए कहा। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता कि तुम उसकी बहन हो तो मैं कभी तुम्हें वनी की रस्म में ना मांगता। वफा उसकी बात सुनकर एकदम हंसना शुरू हुई और हंसती ही चली गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों से हंसते हंसते आंसू बहने लगे और वो नीचे घुटनों के बल झुक गई। पता नहीं चला मोमिन? कैसे पता नहीं चला? तुम ही तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे, तो तुम मुझे देखकर भी ना जान पाए कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत हूँ। जब असफंद यार मुझे एक नज़र देखकर पहचान सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? तो तुम फिर कौन सी मोहब्बत की सीढ़ी पर खड़े हो जहाँ एक मोहब्बत करने वाला अपनी चाहत को ही ना पहचान सका? अब तो वफा की आंखों से आंसू भी खत्म हो चुके थे। मोमिन को लगा उसकी नसें फट जाएंगी। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, वफा उसके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। मुझे अपना जवाब चाहिए मोमिन। तुम तो वो मोमिन ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिस मोमिन को मैं जानती थी वो तो औरतों की इज्जत करते नहीं थकता था। लेकिन आज मैंने जिस मोमिन को जिरगा में देखा, उसने तो अपनी ही मोहब्बत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, वो भी भरे बाजार में। वफा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा भाई कातिल है मेरी बहन का। उसने मेरी बहन की इज्जत लूटी। बताओ, क्या जवाब है इस बात का तुम्हारे पास? मोमिन ने उसके दोनों बाजू सख्ती से झिंझोड़ते हुए कहा तो वफा को लगा मोमिन की उंगलियां उसके बाजुओं में धंस जाएंगी। उसने जब्त से अपने लबों को दांतों तले भींच लिया। मुझे अपने भाई पर आंख बंद करके यकीन है, ना वो ऐसा था ना वो ऐसा कर सकता है। उसके इतने यकीन पर मोमिन की आंखें लहू झलकाने लगी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी आंखों से उसको ये सब करते हुए देखा है अपनी बहन के साथ, और मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकता। लेकिन तुम तो अपने भाई पर ही यकीन रखो। उसने वफा को एक झटके से ज़मीन पर छोड़ते हुए कहा और बाहर निकलता चला गया। पीछे वफा अपने शिकस्ता वजूद के साथ अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर आंसू बहाने लगी, जिसके अलावा उसके पास चारा भी ना था कोई। अब तो सुबह का सूरज उसके लिए कैसी आजमाइश लाने वाला था, ये तो सुबह ही पता चलना था। दूसरी तरफ नईमा बेगम जब असफंद यार के कमरे में आई तो घूप अंधेरे और सिगरेट के धुएं ने उनका इस्तकबाल किया। वो एकदम मुंह के आगे हाथ रखती खांसने लगी। उन्होंने फौरन तमाम लाइट्स ऑन की। लाइट ऑन होते ही एकदम कमरा रोशन हुआ। जब उनकी नज़र बेड के साथ नीचे लगकर बैठे असफंद यार को बेहाल देखते हुए गैर हुई, उनका कलेजा मुंह को आने लगा। असफंद असफंद बेटे, ये क्या हाल बना लिया है तुमने मेरे चांद? वो फौरन चीज़ों पर से फलांगती जो असफंद ने गुस्से की नज़र कर चुका था उस तक पहुंची और उसका झुका चेहरा उठाकर कहा, कमरा तो वो तहस नहस कर ही चुका था, जबकि खुद का हाल भी मुख्तलिफ नहीं था। खून रंग आंखें, सिलवट ज़दा शलवार कमीज, गिरेबान खुला हुआ, बाल बिखरे हुए थे। वो एक हारा हुआ इंसान लग रहा था जिसकी दुनिया ही लुट गई हो। क्यों अम्मी, क्यों? उसके मुंह से बस टूटे लफ्ज़ों में यही निकला। उसकी अम्मी उसका ये हाल देखकर रो दी थी। वही जानती थी कि उनका बेटा उस लड़की से इश्क करता है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ज़रियाब वफा का भाई है? ये बात मुझसे क्यों छुपाई? उसकी आवाज़ में इतना दुख और कुर्ब था कि उन्हें लगा उनका दिल फट जाएगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे लगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उन्होंने रोते हुए कहा तो वो तंजिया हंस दिया। तो अब मैं कौन सा खुश हूँ? देखें मुझे गौर से देखें माँ, सुलग रहा हूँ मैं, मेरा अंग अंग सुलग रहा है। मैं चाह कर भी अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाया। जिसकी खुशियों के लिए उसे छोड़ा था वो खुशियाँ अजाब बन गईं उसके लिए, और मैं कुछ न कर सका। क्यों? वो धाड़ा और नईमा बेगम कांप उठी। अगर मुझे पहले बता देती तो मैं कुछ कर लेता, बचा लेता अपनी ज़िंदगी को, मगर अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊंगा उसे इन सब जुल्म से? वो एकदम उठकर बालों में हाथ फेरते इधर उधर चक्कर काटने लगा। ऐसा करता वो कोई पागल ही महसूस हो रहा था।
नईमा बेगम अपने बेटे को इस हाल में देख बेबसी से रो दी थी। मैं ऐसा करता हूँ, अभी उससे मिलकर आता हूँ, ऐसे मुझे चैन नहीं आएगा। अजीब सी बेचैनी है, जैसे वो दुख में हो, उसने अपना सीना मसलते कहा। इस बात से अनजान के दोनों की रूहें तो आपस में मिली हैं। जख्म महबूब को मिले तो दर्द आशिक को ही होता है। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, नईमा बेगम ने उसे रोका। अम्मी मुझे जाने दे, मत रोके मुझे, उसने सुर्ख आंखों से कहा। तो नईमा बेगम ने लब भींचे और कहा, वो इस हालत में नहीं कि तुम उससे मिल सको। क्यों? आप ऐसे क्यों कह रही हैं और नज़रें क्यों चुरा रही हैं मुझसे? अम्मी मेरी तरफ देखकर बात करें। असबर ने उनका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा, शहनाज और इस्मत ने मिलकर उसे बहुत मारा है। वो इस हाल में नहीं कि तुम उसे देख सको। उसके हाथ एकदम बेजान होकर उनके कंधे से गिरे। वो दोनों मिलकर आपके बेटे की जिंदगी की सांसें तंग करती रहीं और आपने कुछ ना किया। उसने खाली नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है। उमर और मैंने मुश्किल से उसे छुड़ाया और मोमिन को कमरे में छोड़ आए। अब तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। उन्होंने असफन को दबे लफ्ज़ों में समझाया। असफन के लफ्ज़ जैसे कहीं खो गए। तो मतलब एक और अजियत में छोड़ आई उसे। लेकिन मेरी एक बात सुन ले अम्मी, मैं उसके साथ इस हवेली में कोई जालमाना सलूक बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर किसी ने उसे कोई तकलीफ़ पहुँचाई तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। उसने दरवाजे पर मुक्का मारते कहा और तनफन करता बाहर निकल गया। सुबह का सूरज नई आजमाइशें लेकर आया था वफ़ा के लिए। वो जो रो रो कर निढाल सी ज़मीन पर लेटी थी। दिसंबर के माह में ठंडा यख पानी पूरे जिस्म पर पड़ते हड़बड़ा कर उठी। जिस्म अलग ठंड के मारे कपकपाने लगा। उठो महारानी साहिबा, दुल्हन बनकर नहीं आई तुम जो यूं आराम फरमा रही हो। वन्नी में आई हो, हमारी बांदी बनकर चल उठ और हवेली वालों के लिए नाश्ता बना। इस्मत बेगम ने उसके कमज़ोर जान को नखुवत से झंझोड़ कर रख दिया, जिसका बुखार में जिस्म तप रहा था। अब वो इतने बड़े किचन में मुलाजमीन के बीच कंफ्यूज खड़ी थी, क्योंकि पराठे उसे बनाने नहीं आते थे। जब भी एक लड़की, उसका नाम नूरी था, आगे आई। अदी आप रहने दे, मैं बना देती हूँ, आपकी तबीयत खराब है, उसने वफ़ा का सूजा हुआ सुर्ख मुंह देखते हमदर्दी से कहा और फटाफट नाश्ता बनाने लगी। जबकि वफ़ा ने चाय का पानी चढ़ाया और शुक्रिया और तशक्कुर भरी नज़रों से नूरी को देखा, जो अपनी मासूम सी बेगम साहिबा पर फिदा नज़र आ रही थी। बाहर खाने की सरबराही कुर्सी पर मोमिन बैठा था, क्योंकि हाल ही में वो सरदार बना था, जबकि सब बड़े उसके अतराफ़ और बाकी कज़न्स भी लाइन में बैठे थे। खान हवेली का ये असूल था कि 3 वक्त का खाना सब इकट्ठे खाते थे, क्योंकि ये उनके बुज़ुर्गों का असूल था। असफंदियार भी मारे बंधे अपनी माँ के इतने इसरार पर वहाँ आन बैठा था, क्योंकि वो ये सब तमाशा नहीं देख सकता था। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? नाश्ता कहाँ है? नाश्ता कहा था या पाए जो इतनी देर लग रही है? इस्मत बेगम की फिटकार सुनते ही वो कांपते हाथों से चाय की ट्रे पकड़े नूरी के साथ आई और सबको चाय सर्व करने लगी। सबका उसको देखकर मुंह बन चुका था, जबकि असफन जहाँ था वहीं रह गया। उस चांद से चेहरे का इतना बुरा हाल, उसका ये हाल, उसका दिल चीर गया था। निवाला जैसे हलक में अटका गोता लगते ही फौरन सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जो अब पानी पी रहा था। जब शाजिया ने सबका ध्यान असफन पर देखा तो वफ़ा के पाँव में टांग अड़ाई और इस्मत बेगम के लिए वो उस वक्त चाय डाल रही थी। उसका हाथ लड़खड़ाया और थोड़ी सी चाय के छींटे उनका नफीस सूट दागदार कर गए। अरे कमबख्त ज़ात, अरे कमज़ात मनहूस मारी, तुझे मेरे ही कपड़े मिले थे। उन्होंने बगैर किसी का लिहाज किए उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा, जिस पर वो लड़खड़ा कर पीछे गिरी। मोमिन ने जब से मुठियाँ भींची और एक लफ्ज़ मुंह पर न लाया। असफन का खून मोमिन को देखकर खोलने लगा, जो अपनी मोहब्बत की रुसवाई पर खामोश तमाशाई बना बैठा था। इस्मत बेगम ने बगैर उसकी परवाह किए कप में बची चाय उसके हाथ और पाँव पर फेंक दी, जो उसका हाथ और पाँव जलाकर सुर्ख कर गई। आह! उसकी दर्दनाक चीखों से हवेली गूंज उठी। बस, असफंद एक धार से उठा, जिसकी बदौलत उसकी कुर्सी पीछे जा गिरी और उसकी आगे की प्लेट्स नीचे गिरी। बहुत हो गया। समझते क्या हैं आप सब लोग? आप लोगों के सीने में दिल नहीं धड़कता? पत्थर फिट हैं या फिर? इस मासूम का कोई हाल नहीं, कोई ख्याल नहीं आप लोगों को? उसने खून रंग आंखों से सबको देखते हुए कहा, जो हवन्नकों की तरह अब उसका चेहरा तक रहे थे। नूरी, नूरी! अपनी आवाज़ की पुकार सुनकर नूरी भागती हुई अंदर आई थी। नूरी, फौरन इन्हें कमरे में लेकर जाओ और मरहम पट्टी करो। उसकी बात पर सब लोगों के मुंह पर गुस्सा छलकने लगा, जबकि वफ़ा ने उसे तशक्कुर आमेज़ नज़रों से देखा, जिसे देखते ही वो नज़रें चुरा गया। वो पहले तो कुछ ना कर सका था, मगर अब उसने सोच लिया था, उसके होते हुए किसी को भी वो वफ़ा को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। नूरी जब वफ़ा को लेकर गई तो असफंदियार वहां से जाने लगा, जब मोमिन की बात ने उसके कदम रोके। असफंदियार, मैं इस गांव का सरदार अभी जिंदा हूँ।
जब मैं उसका शोहर होकर नहीं बोला तो तुम क्यों बोले? ये बड़ों का मामला है, बेहतर है तुम इनसे दूर रहो। उसने वार्निंग देते लहजे में कहा तो असफंद पलटा और उसके करीब आया। मुझे माफ़ कीजिएगा सरदार मोमिन साहब कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी कर गया। टू हेल विद योर रिस्ट्रिक्शंस एंड ब्लडी वनी रसम। उसकी बात पर सब गुस्से से खड़े हुए। असफंद यार, ज़ुबान संभाल कर बात करो। साकिब साहब धाड़े, तुम गांव के सरदार से बात कर रहे हो। मुझे माफ़ कीजिएगा चचा जान, मैं सरदार साहब को अपना भाई समझ बैठा था, मगर मुझे क्या इल्म था कि ये तो कठोर सरदार हैं जिन्हें अपनी अना अपने रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ है। उसने भी भिगो भिगो के मारी। मेरा दम घुटता है यहाँ, खुदा की कसम। जिस दिन मेरी मजबूरी ख़त्म हुई उस दिन खुद यहाँ से सारे रिश्ते ख़त्म करके चला जाऊँगा, और ना ही तब कोई मुझे रोक सकेगा और ना ही कोई सरदार का हुक्म चल पाएगा मुझ पर। उसने मोमिन को तंजिया नज़रों से देखते कहा। उसकी बात पर सारे गड़बड़ा गए और उसे ठंडा करने लगे, जबकि मोमिन उसे घूरियों से नवाज रहा था, जिसने अपने भाई और जिगरी यार से उसे सीधा ही सरदार बना के रख दिया था। असफंद, हम आराम से बैठकर बात करते हैं, मोमिन ने उसे समझाना चाहा। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? मोमिन, असफंद यार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यकीन करो, जिस दिन मेरी मजबूरी ख़त्म हुई वो दिन मेरा इस हवेली में आखिरी दिन होगा और तुम पछताते रह जाओगे। मोमिन को उस लम्हे वो कोई और ही शख्स लगा था। कहा था ना अपनी मोहब्बत का ख्याल रखना, मगर तुम वफा ना कर पाए। अब भूल जाओ तुम्हारा कोई दोस्त था। असफंद यार ने उसके कान में सरगोशी की और वहाँ से निकलता चला गया।